एक तरफ सिर्फ हमको जाति के नाम पे बांट के और एक परिवार लगातार करोड़पति होता गया, और एक तरफ वह लोग हैं कि मठ को अगर हटा दीजिए तो जोगी के पास क्या है? 2 सीट कपड़ा, इसके अलावा क्या है जोगी जी के पास? जो किया नहीं करके दिखाएंगे, इस बार आजमगढ़ में भगवा लहराएंगे। तो ये जनता देखती है ना कि हमारा नेता कैसा है, कि विदेशों तक डिमांड जिसका है, और वह परिवार जो हाउ कैन यू रोक अधिकारियों से, या रोक हाउ कैन यू रोक, अब हमको खुद हंसी आ रहा है। आज दूसरे प्रदेशों को और दुनिया के लोग देखते होंगे कि मुलायम सिंह के परिवार का लड़का कह रहा है हाउ कैन यू रोक, माने कितना पढ़ा लिखा परिवार है। जो समाज के वंचित लोग हों, शोषित लोग हों, जो पीछे हों, उनको गले लगा के उनको लागे लाना, यही तो राम राज्य है, यही तो मोदी जी कर रहे हैं। उपचुनाव हुए यूपी में, यानी कि 2 सीटों पर, एक रामपुर और एक आजमगढ़, और दोनों ही सपा के गढ़ माने जाते हैं, लेकिन वह गढ़ आखिरी गढ़ ढह गए। खबर की हेडिंग बनती है सपा का टूटा तिलिस्म। आखिरी गढ़ जो ढहा था, आखिर वजह क्या रही कि जो वो भी हाथ से खिसक गया? उसको जाना ही था जी। दरअसल आजमगढ़, एक तो बसपा वहाँ से लड़ गई, जो समीकरण में था, 1.5-2 लाख उसने ले लिया, एक तो वो भी समीकरण रहा, लेकिन 2.5-3 साल हो गया, 2.5-3 साल में एक बार भी अखिलेश आजमगढ़ में दर्शन नहीं देते हैं। उससे जनता की नाराज़गी थी कि सिर्फ हमको उल्लू बनाया जाता है, हमारा वोट तो लेके जाते हैं लेकिन कभी भी हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, पूछने नहीं आते हैं, इसलिए वह तिलिस्म टूटा। और आजमगढ़ जो हारा है वो वहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई था, उनकी सरकार थी, और जोगी जी के कामों का प्रशंसा, उसके वजह से, चूँकि वहाँ देखिए नेता तो ना आजम खान हैं, लेकिन आजम खान ने वहाँ के लोगों को बहुत सताया। आप लोग भी तमाम जगह जाके वीडियोज़ देखे हैं, उसका रिएक्शन था जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतती है। देखिए, जो कोहिनूर माने जाते हैं, मैं खासतौर पर रामपुर की हम बात करें, आजम खान हाल ही में जेल से निकल के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद आरोप सरकार पर लगाना कि यही एक तानाशाही नीति है, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है। अच्छा, तानाशाही भैया, कम से कम जोगी जी भैंस तो नहीं ढूंढवा रहे हैं पुलिस से। आजम खान तो उस पुलिस को जो बुलडोजर चलवा रहे हैं जोगी जी, उत्तर प्रदेश में, माने जो दंगा पीड़ित दंगाई हैं, या जो भी अत्याचार माफिया हैं, या जो भी बड़े लोग हैं जो अत्याचार किए हैं, जो सरकारी ज़मीनों को पे कब्जा किए हैं, जो लूटे हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। और वही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय भैंसें ढूंढी जाती थी भाई साहब, और सारे एसपी, डीआईजी और आईजी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के पैरों में पड़े होते थे। इस समय सम्मानित हो रहे हैं, वही पुलिस है, कुछ अलग नहीं है, लोग वही हैं, प्रशासन वही है, सब लोग वही हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति समुदाय की बात नहीं हो रही है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, ये जो नीति है, इसके तहत काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट पे। मैं गोरखपुर से आता हूँ, गोरखपुर में एम्स बना है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बना है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, संत कबीर नगर में ज़मीन से बाहर निकल चुका है। जब प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, डेवलपमेंट की नींव रखी जाएगी, सड़कें चमचमाती हुई, आज आपको चाय पीते हुए किसी गांव के सड़क पे निकल जाइए, गांव के सड़क पे आपको चाय पीते हुए गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे। लोग मूर्ख थोड़े हैं, लोग देख रहे हैं कि एक तरफ सिर्फ हमको जाति के नाम पे बांट के और एक परिवार लगातार करोड़पति होता गया, और एक तरफ वह लोग हैं कि मठ को अगर हटा दीजिए तो जोगी के पास क्या है? 2 सीट कपड़ा, इसके अलावा क्या है जोगी जी के पास? अगर गोरखनाथ मंदिर को हटा दीजिए तो जोगी जी के पास क्या है? और अखिलेश यादव आज होटल बनवा रहे हैं, 5 स्टार होटल लखनऊ में बनवा रहे हैं, क्या क्या नहीं है, हजारों करोड़ की संपत्ति है। तो कौन क्या किया है, कौन किस तरह से प्रदेश के साथ किया है, यह जनता देख नहीं रही है। इस कोरोना काल में जब लोग बच्चे भूखे मर जाते अगर इनकी सरकार होती, लेकिन वो कोरोना काल में भी लोगों के घरों पे जाना,
अपने ठीक होने के बाद तुरंत पब्लिक में जाना, ये जनसेवक की जो नीति होती है, इस तरह की सोच जब आएगी तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। आज उद्योगपति आ रहे हैं, पहले उद्योगपति आते नहीं थे, इसलिए नहीं आते थे कि इतना कमीशन खोरी थी। पहले तय किया जाता था कि तुमको उद्योग लगाना है तो इतने करोड़ मेरे जेब में आना चाहिए, जहां इस तरह की बात होती थी, इस तरह से उद्योगपति नहीं आते थे। आज लाखों करोड़ रुपए का बजट आ रहा है, प्रदेश वही है, लोग वही हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के तरफ 7वें नंबर पे था। अखिलेश यादव छोड़ के गए थे तो उत्तर प्रदेश का विकास, जो माने पूरे देश में जो राज्यों का विकास 7वें 8वें नंबर पे था। आज वह दूसरे नंबर पे कौन लाया 5 साल में? भाई जो जनता है प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी है, सब लोगों के मिलने के बाद भी अगर इतना विकास हुआ है जिसके वजह से ये आगे बढ़ रहा है, यह सबका कारण है कि निरहुआ जैसे लोग। और निरहुआ एक और कारण है, आप सैफई में रहेंगे, अपने परिवार के लोगों को ही टिकट देंगे। क्या आजमगढ़ में कोई समाजवादी पार्टी का कोई दूसरा नेता नहीं था? उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर अखिलेश यादव वहाँ से मैंने छोड़ दिए उस सीट को, तो मुलायम सिंह का परिवार ही लड़ेगा। आजमगढ़ में दूसरा कोई यादव नहीं है। तो आजमगढ़ के लोग अपने घर के प्रत्याशी को जिताएंगे कि सैफई के लोगों को जिताएंगे? ये सबसे बड़ा कारण रहा है जिसके वजह से अखिलेश यादव के भतीजा वहाँ चुनाव हारे हैं। सवाल बार बार ये खड़ा हो रहा है कि अगर बात करें जब एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था अमेठी, जिसमें कभी सोचा नहीं था कि ये भी हाथ से जा सकता है, लेकिन उसको भी सिद्ध करके दिखाया, जिसका स्मृति ईरानी का उदाहरण है। लेकिन इसी तरह से एक निरहुआ जैसा व्यक्ति आता है, बड़ा स्टार है, लेकिन सोचा था किसी ने कि या अखिलेश ने कभी सपने में सोचा था कि मेरा गढ़ भी मेरी हाथ से जा सकता है? अरे तो निरहुआ है। संगीत के माध्यम से जो किया नहीं करके दिखाएंगे। इस बार आजमगढ़ में भगवा लहराएंगे। ये किला ढाहना सबके बस की बात नहीं थी। और वह जन जन में, और देखिए लोकसभा के पिछले चुनाव में भी निरहुआ चुनाव लड़ा, उसके बाद से वहाँ से हटा नहीं, लगातार डटा रहा। उसी तरह से एक पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी चुनाव हार गई राहुल गांधी से, एक चुनाव हार गई, लेकिन 5 साल जनता के बीच में लगातार जमीन पे काम करती रही, लगातार एक व्यक्ति को। राहुल गांधी से आप अमेठी के 5 लोगों का नाम पूछ लीजिए, अपने जिलाध्यक्ष का नाम पूछ लीजिए, वो बताते नहीं हैं। वो एक ही आदमी का नाम जानते हैं, अपने कुत्ते का, जो हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया था। तो जब इस तरह के नेता होंगे तो इनको ये बाप की विरासत पे लोग लड़े। जमीन पे मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। स्मृति ईरानी गली गली कूचे कूचे घूम के और लोगों की बात की सुनी, इसलिए राहुल गांधी जैसे नेता को हटा दिया और नया नेतृत्व सामने आया। देखिए, भले ही सपा का तिरिस्म टूटा हो, लेकिन उसके बावजूद भी धर्मेंद्र यादव का एक प्रशासनिक अधिकारी से ये कहना, हाउ कैन यू रोक? अब समझ लीजिए, सोशल मीडिया बहुत वायरल हो रहा है। वो भले ही सही इंग्लिश का ट्रांसलेट न कर पाए हों, सही से इंग्लिश न बोल पाए हों, लेकिन हाउ कैन यू रोक बोलना, एक ऑफिसर को बोलना। मैंने सोच लीजिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं। यही तो असली सच्चाई है कि जिस ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के अखिलेश यादव आए हैं, वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना काल में एक बार जोगी को दे दो हमको 1 महीने के लिए, इसलिए कि अगर 25 करोड़ लोगों को कोरोना से मुक्त करा सकते हैं जोगी, तो हमारे ऑस्ट्रेलिया को भी मुक्त करा सकते हैं। तो जहाँ से ये लोग पढ़ के आते हैं, वहाँ के नेताओं को हमारे जोगी जैसे नेतृत्व को चाहिए। यह सबसे बड़े हमारे लिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरे लिए गर्व की बात है। तो ये जनता देखती है ना कि हमारा नेता कैसा है, कि विदेशों तक डिमांड जिसका है। और वह परिवार जो हाउ कैन यू रोक अधिकारियों से, या रोक हाउ कैन यू रोक, अब हमको खुद हंसी आ रहा है। और पूरी प्रदेश की जनता का मजाक, उत्तर प्रदेश का मजाक बनाया जा रहा है। भाई साहब, आज दूसरे प्रदेशों को और दुनिया के लोग देखते होंगे कि मुलायम सिंह के परिवार का लड़का कह रहा है हाउ कैन यू रोक। मैंने कितना पढ़ा लिखा परिवार है, तुम मुझे रोक कैसे सकते हो? इतना जब नहीं बोल सकता है तो वो एक एप्लीकेशन लिखता होगा, तो क्या लिखता होगा? ये क्या डेवलपमेंट की नींव रखेंगे? इनके अंदर कितनी विकास की सोच होगी? यह उत्तर प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? परिवारवाद वर्सेस विकासवाद, यही असली मूल लड़ाई है जो उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया है आजमगढ़ में और
देखिए उसके बावजूद उत्तर प्रदेश छोड़िए, वो देश चलाने के सपने देख रहे हैं। हाल ही में आप देखना हो तो द्रौपदी मुर्मू जो प्रत्याशी बनाई गई है एनडीए के तौर पर, उनके विपक्ष में सिन्हा को लेकर के आना, उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाना, तो देश चलाने के सपने देख रहे हैं। हाउ कैन यू रोक बोल करके? अब सोचिए, यही बात है। अरे देखिए जोगी जी, एक और चीज़ है, जो आजमगढ़ है वो ऋषियों और मनीषियों की तपस्या स्थली रही है, और अब वो आजमगढ़ मत कहिए उसको, अब आर्यमगढ़ कहिए, इसलिए कि उसका नाम चेंज होने वाला है। और जोगी जी उसको आर्यमगढ़ अपने ट्विटर पे आर्यमगढ़ लिख चुके हैं, वो संकेत दे चुके हैं कि मैं आजमगढ़ का नाम बदलने जा रहा हूँ। यह हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा एक संदेश है, जो उत्तर प्रदेश जो आजमगढ़ के लोगों ने मोहर लगा के आर्यमगढ़ को साबित किया कि हाँ जोगी जी आप आगे बढ़िए, हम आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए। पहली बात। अब आइए मुर्मू को बताइए, इस देश में 10% जो आदिवासी लोग हैं, जिनको कोई नहीं देश में पूछता था, कभी कोई संवैधानिक बड़ा पद नहीं मिला, उसको उठा के लाना, और यही तो है असली राम राज्य। जो जोगी जी राम राज्य की कल्पना करते हैं, जो मोदी जी राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम ने क्या किया था? राम ने यही तो किया था। जब बन जा रहे थे तो उनके पहले मित्र कौन थे? निषाद राजगुह, जो दलित थे, उनको गले लगाया, सबरी के बेर खाए, जो घर से भागे हुए सुग्रीव उनका भाई भगा दिया था, हनुमान जी, यह सब लोग जो प्रताड़ित लोग, जो समाज के वंचित लोग हों, शोषित लोग हों, जो पीछे हों, उनको गले लगा के उनको लागे लाना, यही तो राम राज्य है। यही तो मोदी जी कर रहे हैं कि एक आदिवासी महिला को लाके आज राष्ट्रपति बनाना हमारे लिए गर्व की बात है, कि जो समाज में सबसे पिछड़ा तबका हो, जो सबसे कमज़ोर हो, जो सबसे पीछे रह गया हो, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच थी। जो भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा था कि जो समाज का सबसे पीछे बैठने वाला व्यक्ति जब को सारे अधिकार जब प्राप्त होने लगे, तब यही लोकतंत्र का मतलब होता है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का भी यही मतलब होता है कि जो सबसे कमज़ोर हो उसको सारी सुविधाएं और सारी मौलिक अधिकार जब उसको मिलने लगे, जब वह अपने संविधान और अपने कानून और व्यवस्था पर गर्व करने लगे कि हाँ मैं भी इस स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, मेरे वोट का उतना ही और मेरे अधिकार का उतना ही मतलब है जितना एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का है। जब यह जनता के अंदर विश्वास हो तभी असली लोकतंत्र होता है, और यह कब सफल होगा? जब समाज के सबसे पिछड़े लोगों को इन पदों पर लाया जाएगा, तभी यह सार्थकता होगी, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा, तभी राम के राज्य का सपना साकार होगा, और भारत के सनातन संस्कृति का सपना साकार होगा। आखिरी सवाल, पहली बार ऐसा हुआ कि जब चुनाव हारने के बाद में अखिलेश यादव ने उस हार का ठीकरा ईवीएम पर नहीं फोड़ा, सरकार पर फोड़ दिया? वो अभी तो एक बार मुख्यमंत्री हुए थे और वही जनता ने दिया, तो ईवीएम पे अगर फोड़ेंगे तो वह जनता आपको नकार देगी, इसलिए कि लोग जाते हैं। आज के डेट में मैं भी वोट दिया था, अब तो ख़त्म हो गया, उसमें एक पर्ची निकल रहा था और मैंने चेक किया था कि मैंने जिसको मतदान किया उसको मिला कि नहीं। अब इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया है, इतना ये आ गया है मोबाइल का सिस्टम, कि अब इस झूठ नहीं बोला जा सकता और धोखा नहीं दिया जा सकता, सत्य सत्य होता है। तो अब इन लोगों को इन सब सोच से बाहर निकल के, और जो देश की मूल समस्या है उसके तरफ इन लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके देश की जनता विश्वास करेगी और आपकी तरफ झुकेगी। इसलिए कि हम 70 साल से देखते आ रहे हैं, कांग्रेस की दुर्दशा का क्या कारण है? कांग्रेस ने जिस समय जवाहरलाल नेहरू हुए थे, उस समय से लगातार एक ही नारा, जवाहरलाल नेहरू ने नारा लगाया गरीबी मिटाएंगे, इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी मिटाएंगे, राजीव गांधी ने नारा दिया गरीबी मिटाएंगे, उनके बेटा भी सोनिया गांधी, सारे लोग गरीबी मिटाएंगे। गरीबी मिटी क्या? एक उसके अगेंस्ट में एक पार्टी बनाई जाती है भारतीय जनता पार्टी। उसने जब पार्टी बना उसी समय 3 नारा दिया था कि आएंगे तो 370 हटाएंगे, आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, और आएंगे तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे। 8 साल में 2 काम हुआ कि नहीं, और तीसरे की तैयारी चल रही है कि नहीं? तो जनता मूर्ख नहीं है भाई साहब, जनता देखती है कि कौन जो कहता है वो करता है, और कौन लगातार कहता है वो उस पर चूतिया बनाता है। यह जनता यह वोटों के माध्यम से इन सारी बातों को देखते हुए जवाब दे रही है कि कौन काम कर रहा है और कौन धोखा दे रहा है, जिसके वजह से आजमगढ़ से लेके और आजम खान के गढ़ तक यह लगातार उत्तर प्रदेश में जहां सपा का गढ़ था वह किले ढह रहे हैं। जनता समझ रही है कि हमको किधर जाना है, इस देश को किधर जाना है, उसी रास्ते पे देश को चलाना है और उसी रास्ते पे इस देश का
यह देश पुनः विश्वगुरु बनेगा और पुनः सोने की चिड़िया बनेगा।